व्हाट्सएप। तो चलिए आज फिर से कंटिन्यू करते हैं जनवरी 2026 करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे नेशनल न्यूज प्रोजेक्ट्स और स्कीम, मतलब नेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स है ये कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी की। ये सांख्यिकी क्या है? ये एक मेस्कॉट है, जो मेस्कॉट यानी कि सिंबल है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसका कोड थीम है डाटा फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, फॉर डेवलपमेंट, और ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जो MOSPI से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, वो एक नई विजुअल आइडेंटिटी चाहता है, मतलब अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है और डाटा ड्रिवन गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, जैसे आज के नए वर्ल्ड के अंदर एक डाटा ड्रिवन गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहता है। और उसके अलावा जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है वो ये मतलब ये मिनिस्ट्री चाहती है कि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है यानी ऑफिशियल डाटा है वो पब्लिक को ज़्यादा एक्सेसिबल हो, सब डाटा के बारे में जान सके फील कर। ठीक है, तो अभी सांख्यिकी है क्या? ये एक एंशिएंट संस्कृत संख्या से डिराइव्ड है। ठीक है, जिसका मतलब नंबर या कैलकुलेशन होता है। तो सांख्यिकी जो है वो है जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पब्लिक फेस की तरह सर्व करेगी, और इसे सभी नेशनल सर्वेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल प्रोग्राम और अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ग्रास रूट पब्लिक पार्टिसिपेशन इंकरेज हो सके, मतलब सब लोग अपना अपना योगदान दे सके हर एक सर्वे के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा डाटा कलेक्शन, फील्ड लेवल डाटा कलेक्शन के वक्त ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि जैसे है ना, अगर मान लो कि पब्लिक को पता होगा कि ऐसे जनगणना होने वाली, जनगणना का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऐसे जनगणना होने वाली है, लोग आएंगे, ये प्रोसीजर होगा। तो जब भी फील्ड पे कोई भी जाता है जनगणना करने के लिए, सेंसस लेने के लिए किसी के घर पे, तो वो बेझिझक अपनी सारा डाटा प्रोवाइड करेगा उनको। ठीक है, जैसा जैसा उसे बताया जाए। ओके, तो ये इनका मोटिव है। अच्छा, ये जो देख रहे हो आप, ये है सांख्यिकी। ठीक है, इसके अंदर ये देखो, ये दे रखा है डाटा ड्रिवन, मतलब डाटा के बारे में दे रखा है स्क्रीन के अंदर, है ना। अब ये इसका एक लोगो है ना, डाटा फॉर डेवलपमेंट। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थीम क्या है? डाटा फॉर डेवलपमेंट इसका मोटो है। ठीक है, और ये सेंट्रल एम्बलम जो है उसके नीचे प्रिंट रहेगा। अब इसके अंदर ये जो अशोक चक्र है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये अशोक चक्र डिनोट कर रहा है ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को। इसी के बीच में एक रुपीज सिंबल देखने को मिल रहा है आपको। ये रुपीज सिंबल डिनोट कर रहा है कि स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स सबको प्रोवाइड की जाए कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो, कैसे हो रही है, नेशनल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, वो सब कुछ। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम देखें तो आउटर रिंग में बहुत सारे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल नोटेशन है। ठीक है, जैसे कि अब ये साइन सम का है। ठीक है, और ये इक्वल्स टू है, जीरो है, ये सब है। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि हम जो है मोर एडवांस स्टैटिस्टिकल सिस्टम की तरफ जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगला अपर अपवर्ड ग्रोथ बार चार्ट। हाँ, अब ये आप अपवर्ड ग्रोथ बार चार्ट, आपको ये बार चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही है। क्या हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, और डाटा क्रेडिबल डाटा के साथ साथ। ठीक है, नेशनल कलर यानी ब्लू कलर लिया गया है, ब्लू, सेफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, ये सब लिया गया है। देखिए, ये बता रहा है कि इंडिया की कोर वैल्यूज बताना है, जैसे ग्रोथ, ट्रुथ, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी और आर्टिफिशियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। स्कीम आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 22 जनवरी 2015 में रिलीज किया था इन पानीपत हरियाणा बाय PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा, हमने एक क्लास में इस स्कीम के बारे में और पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपसे पूछा था इसे सबसे पहले कहाँ रिलीज किया गया था, तो वो पानीपत हरियाणा में। ठीक है, अब इसके बारे में हम अभी की बात कर रहे हैं क्योंकि इस साल इस स्कीम को पूरे 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए। ठीक है, इसमें मैं शायद इतना भूल, बट 11 साल कंप्लीट हुए इसकी। इनिशियली इसे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया था। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है क्या है? इसका मतलब है सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। ये एक फ्लैगशिप नेशनल सोशल कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, जिसके अंदर हम देख पा रहे थे कि 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज शो हो रहा था अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस। तो जिससे कि ठीक है, तो इस डिक्लाइन की वजह से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही साथ गर्ल चाइल्ड का एम्पावरमेंट बढ़े पूरे इंडिया में, उनको एजुकेट किया जा सके, उनके थ्रू हम सक्सेस अचीव कर सके, इसलिए ये स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूजीसी रेगुलेशन 2026, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, सुना होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में बहुत
वायरल थी ये न्यूज़, ठीक है। इसका फुल नेम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये क्यों लाया गया था? ताकि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है हायर इंस्टीट्यूट में उसे टैकल किया जा सके। ये सभी पब्लिक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन सब के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। इसके अंदर में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स भी खोले गए थे कि जिसके अंदर प्राइमरी ग्रीवेंस रिड्रेसल और सपोर्ट मैकेनिज्म चलेगा। मतलब अगर किसी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे लग रहा है कि जैसे कोई अपर कास्ट वाला रिजर्व कैटेगरीज को अगर कुछ कह रहा है तो वो वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकता है और इन सेंटर्स को तुरंत रिड्रेस करना पड़ेगा ग्रीवेंस पे और क्या बोलते सपोर्ट मैकेनिज्म को इंड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए यूजीसी ने एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप करी कि वो सारी इंस्टीट्यूशंस और सारे हायर इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करें और देखें कि सबके अंदर ये लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, और ये भी था कि जो इन लॉज को फॉलो नहीं करेगी जो इंस्टीट्यूशन, उनसे यूजीसी क्या करेगा, सारे हक ले लेगा। जैसे कि वो जो यूनिवर्सिटी स्टेटस है वो ले लिया जाएगा, उसको एजुकेशन कंडक्ट कराने के लिए उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, फंड वगैरह सब छीन लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे इस पे बहुत क्रिटिसिज्म क्यों चला? क्योंकि इसके अंदर अगर कोई ऐसा कोई पेनल्टी सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस किया कि अगर मान लो कोई फॉल्स या मेलिशियस कंप्लेंट आ गई तो उसके लिए उसको पेनल्टी सिस्टम नहीं किया। बस कहा कि अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो उस पर काम करो फटाफट से फटाफट, ठीक है, तुरंत काम कीजिए और सजा दीजिए या जो भी पनिशमेंट होती है, लेकिन उसके ऊपर जांच का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इसने बहुत क्रिटिसिज्म झेला, इसलिए और शायद बाद में थोड़ा सा हम यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। ये इंडिया का प्रीमियर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, अब आपको मैं सेक्शन बताऊँ स्टैट्यूटरी क्या है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है उनको कोऑर्डिनेट करने, डिटरमाइन करने और मेंटेन करने, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर बनी थी। कौन से? अभी स्टैट्यूटरी बॉडी तो किसी एक्ट के अंदर बनी होगी ना, तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के अंदर ये बॉडी बनी थी, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि यूनियन गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन आते हैं उनके बीच में एक लिंक का काम कर सके कि जैसे अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को फंड की जरूरत है तो यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू वो फंड उसे प्रोवाइड कर सके। ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन प्रमोट हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और बाकी अदर 10 मेंबर होते हैं जो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपकी तक के आपको दोनों न्यूज अच्छी समझ में आई। ओके करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी पैक आने वाले प्रीपेड। ये किस लिए लाया गया है? ये 21 करेक्टर का प्रीपेड है, ठीक है। और ये क्या होगा कि जो बैटरी पैक्स होते हैं ना लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके लिए एक यूनिक डिजिटल कोड होगा, ठीक है। मतलब हर एक बैटरी को, जो भी बैटरी जहाँ पर भी यूज हो रही है उसको एक डिजिटल कोड मिलेगा, यूनिक कैरेक्टर आईडी मिलेगी 21 कैरेक्टर की, जिसे प्रीपेड कहा जाएगा। इसके अलावा उसके साथ में से क्यूआर कोड भी मिलेगा और जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड है, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जिससे कि हम उन बैटरीज को ट्रेस कर सकें और पूरी मतलब जब तक वो चलेगी तब तक हमें पता रहे कहाँ कहाँ किस किस के काम है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, बैटरीज की मदद से बहुत सारी इलीगल चीज़ें हो रही हैं, बॉर्डर अक्रॉस बैटरी ड्रोन उड़ना और ये सब, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ड्रग्स का लेन देन हो रहा है, ठीक है। इलीगल चीज़ होती है इनसे, ठीक है। तो बैटरीज इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएगी? एल कैटेगरी बैटरीज जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के अंदर हम देखते हैं। एम कैटेगरी व्हीकल्स और एन कैटेगरी जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं जैसे बस वगैरह, और एन कैटेगरी व्हीकल्स आते हैं जिसके अंदर कुछ कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक वगैरह ये सब होते हैं। इंडस्ट्रियल बैटरीज भी इसमें इंक्लूड होगी जो ग्रेड 2 किलोवाट आवर से बड़ी होंगी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी बैटरीज नहीं यूज होंगी इसमें? वो है पोर्टेबल बैटरी जो हमारे घर में बैटरीज लगा के वो, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग लाइटिंग इग्निशन एसएलआई बैटरीज है जो कन्वेंशनल व्हीकल्स में यूज करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ कुटीर हाउस ऑफ नॉलेज ये क्या है? ये एक कलेक्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट और बुक्स का कलेक्शन है जो रिटन है 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया, ठीक है। और ये शोकेस करेगा इंडिया का रिच, सॉरी मैं रिच लिख दिया मैंने, बट रिच और डाइवर्स कल्चर, फिलोसफिकल, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को ये शोकेस करेगा, ठीक है। अब हमने 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है, तो कौन कौन सी? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ठीक है। तो ये सब के ईयर्स के साथ में दिए हुए। रिसेंट में जरूर याद रखें, मराठी, पाली, प्राकृत
आसामीज बंगाली। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो याद रखते हैं। अगला हमारा है 16 ADMM प्लस EWG ऑन काउंटर टेररिज्म। पूरा नाम क्या है इसका? 16 आशिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई ये मीटिंग हुई फ्रॉम 14 जनवरी टू 16 जनवरी 2026। इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया और मलेशिया के साथ को चेयर किया। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अंडर। अच्छा, ये किस लिए, ये क्या है पूरा, ये जो भी हमने पढ़ा है डिफेंस मीटर, डिफेंस मिनिस्टर्स के जो ये है, एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप है ये। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस कॉपरेशन को इंड्यूस करेगा बिटवीन 10 आशियान रीजन्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ उनके डायलॉग पार्टनर्स, मतलब डिस्कशन काइंड ऑफ। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड। ये थर्ड मीटिंग है 24-27 साइकिल की। ठीक है, और इसमें 7 पार्टनर्स देखने को मिलेंगे। इन 7 पार्टनर्स से आप मुझे लिख देते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने पूछा था आशिया नेशंस के बारे में, आप लोग मुझे बताइए। तो आज हम यहाँ पर आशिया क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसलिए बनाई गई कि आशिया नेशंस के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, रीजनल पीस और सिक्योरिटी बन गए। मतलब ये जो नेशंस है एक दूसरे को कभी कोई नुकसान ना हो। ये 8 अगस्त 1967 को स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ बैंकॉक में उसके थ्रू, है ना। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर धीरे धीरे करके और मेंबर्स जुड़े। ब्रूनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस 1997, म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1990। अभी आशिया का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका मतलब कि जितने भी आशिया नेशन है उन सबका वन विजन है, तो एक आइडेंटिटी है कि ये सब आशियान नेशन है ना, साउथ ईस्ट नेशन, और पूरे ये टुगेदर वन कम्युनिटी। अभी आती है हमारी राहवीर स्कीम। राहवीर स्कीम क्या है? कि स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि एक्सीडेंट के टाइम पे अगर गोल्डन आवर में कोई किसी की हेल्प करती है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, जिससे कि जो हेल्प करने की जो भावना है उसको एनकरेज किया जा सके। अच्छा, ये गोल्डन आवर होगा कि एक्सीडेंट के बाद का जो पहला आवर होगा उसे गोल्डन आवर कहते हैं। उसके बीच में अगर किसी की जान बचा देता है कोई, तो उसको ये दिया जाएगा। ये नोटिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 134A ऑफ मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसके बारे में आपको मुझे बताऊंगी। इस ऑफर के अंदर जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा 25,000 का, और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो वहाँ भी हाईवे पे ऐसे नेक्स्ट आता है पीएम मातृ वंदन योजना। ठीक है, है ना? अच्छा, ये 1 जनवरी 2017 को इंट्रोड्यूस की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये फ्लैगशिप मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया की, जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को कैश असिस्टेंस देंगी, जिससे कि वो अपना और अपने बच्चे का हेल्थ इम्प्रूव कर सके, न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है, और जो वेज लॉस हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान उसको कंपनसेट कर सके। ठीक है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 4 के अंदर ये प्रोविजन है। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि डायरेक्ट उनको दिया जाएगा, कोई बीच में किसी का कुछ नहीं, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में जाएगा। इस स्कीम के अंदर अगर किसी मदर के फर्स्ट गर्ल चाइल्ड होती है तो उसे 5,000 रुपीज मिलेंगे, और अगर सेकंड, मतलब फर्स्ट गर्ल हो या बॉय हो, दोनों को 5,000 मिलेंगे, और अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड हो जाती है 6,000 मिलेंगे। अच्छा, ये जो चीज है ये इंट्रोड्यूस की गई, मतलब पहले क्या होता था, इक्वल अमाउंट मिल रहा था, मतलब फर्स्ट चाइल्ड को नहीं मिलता, सेकंड चाइल्ड का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 2022 में पीएमएमबी बाय 2.0 में इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए ये 6,000 फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड वाला प्रोविजन। अगला आता है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ठीक है, इसे डेवलप किसने किया है? चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में। ठीक है, इसको हम पहले देख चुके हैं ग्रीन, पहले और कंट्रीज में जहाँ पे ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन आ चुकी है वो है जर्मनी, स्वीडन, जापान, चाइना, और अब इंडिया आज का है। ठीक है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या करेगा ना, हाइड्रोजन गैस को फ्यूल की तरह यूज करेगा। ये जो हाइड्रोजन है हाई प्रेशर टैंक में पहले स्टोर किया जाएगा ट्रेन के अंदर,
उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ठीक है, जैसा कि डीजल इंजन में होता है, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन्स ये फ्यूल को बर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये कन्वेंशनल इंजन होगा, मतलब बार बार ये यूज होता रहेगा, पूरा बर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका हम प्रोसीजर देखें तो जैसे ये हाइड्रोजन फ्यूल टैंक है, इसमें स्टोर किया हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये फ्यूल सेल के साथ साथ जब इसमें हाइड्रोजन जाएगी तो बाहर से ऑक्सीजन आएगी। ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, पावर जनरेट करेंगे। ये पावर कन्वर्टर फिर व्हील्स में जाएगा और ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये व्हील्स है, इनमें ये ट्रेन चलेगी पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोबिटुमिन के बारे में। इंडिया जो है पहली कंट्री बनता है बायोबिटुमिन को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अभी बायोबिटुमिन ये है कि ये एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है कि रोड कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग के लिए। जैसे हम पहले पेट्रोलियम बेस्ड सोल्यूशन यूज करते थे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उसकी जगह हम ये बायोबिटुमिन यूज करेंगे। ये इको फ्रेंडली कैसे है? क्योंकि ये जो है रिन्यूएबल बायोलॉजिकल मैटर्स से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, एल्गी, लेग्निन और बाकी बायोमास डेराइव्ड प्रोडक्ट्स इन सबसे। ब्यूटाडीन एक फ्लैट स्टिकी हाईली विस्कस मटेरियल है जो क्रूड ऑयल से निकलता है। क्रूड ऑयल रिफाइनरी से जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तब उसमें से निकलता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एस्फाल्ट रोड्स में काम में आता है। और बायोबिटुमिन क्या करता है, इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देता है पेट्रोलियम ड्राइव बिटुमिन। मतलब इसके अंदर पेट्रोलियम ड्राइव बिटुमिन यूज कर रहे हैं, बायोबिटुमिन इसको पार्शियली और कम्प्लीटली रिप्लेस करने की ताकत रखता है विद रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है उदय। उदय क्या है? ये मैस्कॉट है बाय यूआईडी। ये तो आपका देख लो, आप अपने आधार कार्ड में देखते हो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अपन ने बीपैट के बारे में पढ़ा, तो आधार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार मैनेज इशू और मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आधार क्या है? 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इंडिया के रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, अभी आधार जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। इसे इंट्रोड्यूस किया था 28 जनवरी 2009 को, और ये प्लानिंग कमीशन के अंदर इनिशियली फंक्शन कर रहा था। ठीक है, अभी स्टैट्यूटरी बॉडी बनी बाद में अंडर द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। अच्छा, ये क्यों बनाया गया? जिससे कि है ना, हर एक रेजिडेंट को जितने भी बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के द्वारा वो मिल सके, और यूनिकनेस रहे। कि मतलब क्या होता है कि बार बार कोई कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार सेम बेनिफिट को लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये आधार की मदद से क्या होने लगा, सबका एक आइडेंटिफिकेशन कोड हो गया। तो पर आइडेंटिफिकेशन कोड पर बेनिफिट हमें मिलना है। ठीक है, जिससे सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेडी के अंदर फंक्शन करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका विजन ये है टू एम्पावर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विद अ यूनिक आइडेंटिटी एंड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ऑथेंटिकेट देयर आईडी एनी टाइम एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये क्या है? ये रिवैम्प वर्जन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, और ये फ्लैगशिप स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ पर वो एग्रीकल्चर ग्रोथ, फार्मर की इनकम इंक्रीज करना और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। इस स्कीम के अंदर 3 और स्कीम मर्ज हुई है। कौन कौन सी? कृष्णोत्ती योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल टी एंड हनी मिशन। ठीक है, इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? 60:40, मतलब 60 रेशियो में अगर हम देखें तो 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा। और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स वगैरह हैं, यहाँ पर 90% सेंटर और 10% स्टेट्स देंगे। ये 100% सेंट्रल असिस्टेंट है यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरीज में पूरी तरीके से सेंटर ही इसको प्रमोट करेगा। अगला आता है CSPOC, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 2026। ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है जो क्या करती है, जितने भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर को एक जगह लेके आती है, जिससे कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है या डेवलपमेंट है उसको डिस्कस किया जा सके। ठीक है, इस बार इसे इंडिया में होस्ट किया गया। ठीक है, न्यू दिल्ली बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, देश का 28th एडिशन था। 1969 में इस्टेब्लिश हुआ बाय ह्यूसेन लर्मरेट्स। ठीक है, इंडिया की अगर हिस्ट्री देखी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने में, तो 1971 तक भी रही है, 86 में रही है और 2010 में। ठीक है, 3 साल, और ये इस बार चौथा साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पनखुड़ी। पनखुड़ी लड़की जैसे नाम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। ये डिजिटल पोर्टल है जिससे कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनिशिएट कर सके
अपना फोकस ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह है जो इन्वेस्ट करना, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है और वो हेल्प करना चाहती है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो इस पोर्टल के थ्रू वो वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है। 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी ताकि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके लोगों को, स्पेशली उन वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर वगैरह में तो मिल जाती है, पेंशन मिलती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है उनको ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देने के लिए स्कीम मिलेगी। ये जो स्कीम है ये जो स्कीम है एडमिनिस्टर होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी के द्वारा और डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। पेंशन फंड ये जो स्कीम है ये एडमिनिस्टर होती है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 80 to 40 ईयर्स, और इसके लिए किसी भी इंसान का सेविंग्स बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो है उसके बाद मिलने लगता है जब 60 ईयर्स की एज हो जाती है। ठीक है। रेंजिंग 1000 to 5000 पर मंथ एट द एज ऑफ 60, और इसका जो अमाउंट है डिपेंड करता है सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन पे। सेंटर ने इसका एक्सपेंशन जो है वो 2031 अप्रूव कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है। अगला आता है ह्यूमन लाइन इनिशिएटिव। ये भी इसके थ्रू होगा। कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू होगा ये अब आप मुझे बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू होगा? ठीक है। ये 14 जनवरी 2019 में स्टार्ट किया गया कि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हेड कर रहा है अंडर GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वुमेन लेड पार्टिसिपेशन है। ठीक है। ये प्रमोट करता है वुमेन ये प्रमोट करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, जिससे कि जो कैसे ये एम करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए by enabling women-led enterprises and self-help groups to sell their products and services directly to government buyers। मतलब कि कोई भी बीच में दलाल वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर सकते हैं। चलो पंचम। पंचम क्या है? पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट। ये एक AI पावर चैटबॉट है जिसके अंदर व्हाट्सएप बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है ताकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, है ना, और सपोर्ट पहुंच सके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। ये लॉन्च हुआ जनवरी 2026 में, और ये 77th रिपब्लिक डे ईद को इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये क्या करेगा? ये एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओवर 30 लाख इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और इसमें नॉलेज पार्टनर भी यूज रहता है। चलिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।